नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और उसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। जैसे ही आप जानते हैं कि आज की डेट में नॉर्मली स्कूल लेवल से ही ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसकी अहमियत अभी थोड़ी ज्यादा पता चल रही है। क्योंकि जो स्पेशली इंडिया जैसे जो कंट्रीज है, वहां पे जो सीजनल चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे कि अभी रेनी सीजन थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, या फिर समर सीजन में टेम्परेचर हायर साइड में जा रहा है, या फिर विंटर सीजन में भी बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो रहा है। तो ये सभी जो कंसेप्ट्स है या फिर जो इफेक्ट्स है, ये रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग ये वर्डिंग से ही हमको पता चलता है कि जो ग्लोब है यानी कि अर्थ, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये फिनोमिना क्या होता है और ये क्यों होता है, और उसके ओरिएंटेड और बाकी के कौन से फिनोमिना है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के अलावा आपको डिस्कस करना है कार्बन एमिशन के बारे में, एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एसिड रेन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन या फिर ट्री प्लांटेशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, कार्बन क्रेडिट एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, और सीआरजेड रेगुलेशंस क्या होता है। तो ये सभी कंसेप्ट जो है ये सभी ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस का सिंपल मीनिंग है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है यानी कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसमें गैसेस कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मली जो आपको मालूम होता है कि कोई भी स्टडीज में यही पढ़ाया जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेन गैसेस होते हैं। तो नॉर्मली 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे उसमें तो नाइट्रोजन ये है 78% और ऑक्सीजन है 20.94%, और जो रिमेनिंग है उसमें अगर हम फ्रैक्शन से भी देखेंगे तो उसमें है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ओजोन। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा ये भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और नेचुरली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर ये गैसेस यही प्रोपोर्शन यही परसेंटेज में अगर होते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट इतने नहीं है, लेकिन अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर इसका अगर किसी एलिमेंट का या गैसेस का अगर परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसका निगेटिव इफेक्ट अपने एनवायरनमेंट पे या फिर हेल्थ पे या एनिमल्स पे या हैबिटेट्स पे हो सकता है। इसीलिए जो नेचुरली एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, और उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस कायम रखने के लिए आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो ये है एटमॉस्फेरिक गैसेस बाय वॉल्यूम। अगर कार्बन एमिशन की हम बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन कॉज है कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स जो एटमॉस्फेयर में है और जिनकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम कार्बन एमिशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किस कंट्रीज में है, तो ये है चाइना, जो है नियर अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड वाइड कार्बन एमिशन। अगर रिमेनिंग बात करेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है 15%, यूरोपियन 9%, इंडिया का पार्टिसिपेशन 7%, रशियन 5% और जापान 4%, और फिर अदर्स जो है वो है 30%। यानी कि अगर ये कंट्रीज हम छोड़ देंगे, ये 5 कंट्रीज, उसके अलावा चाइना और अदर कंट्रीज ये नियर अबाउट इक्विवेलेंट है। यानी कि ये कंट्रीज सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं। तो कार्बन यानी कि कार्बन के डेरिवेटिव्स फॉर्म में होते हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो या और कोई फॉर्म। तो कार्बन के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, अलग अलग जो एक्टिविटीज या प्रोसेसेस होती है
उसकी वजह से यहाँ पे कार्बन एमिशन हो सकता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोसेस हो सकती है, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहां पे पोल्यूशन हो सकता है, या फिर फार्मिंग जो प्रोसेस है उसमें भी कुछ कार्बन एमिशन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन और उसके कार्बन के डेरिवेटिव्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड कार्बन एमिशंस आपको यहाँ पे पता चलता है, और उसके बेसिस पे आपको जो भी टारगेट रखना है आपके रिलेटेड कंट्रीज के, वो आपको रखना चाहिए, और उसके ओरिएंटेड आपको अलग अलग स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया का भी 7% जो कार्बन एमिशन है उसको अगर रिड्यूस करना है तो कुछ स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप फिर आपको ये कार्बन एमिशन आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है? तो ये ऐसा फिनोमिना है जहां पे आपका जो टेम्परेचर है, जो सरफेस के पास का जो एयर है, वो सरफेस टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप चेक करेंगे तो वो एयर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये एयर जो नियर द सरफेस है, अर्थ सरफेस के आजू बाजू में जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ऑब्जर्व हुआ है लास्ट के 2 सेंचुरीज। तो ये टेम्परेचर बढ़ने का जो मेन फिनोमिना है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है? तो जैसे अभी हमने बात की अर्थ या ग्लोबल अगर हम देखेंगे तो ये जो सरफेस है, तो ये सरफेस के नियर बाय जो एयर है इसका अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो ये इसका टेम्परेचर अभी बढ़ते जा रहा है। तो ये है सिंपल कंसेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टडीज की अलग अलग रीजन्स में, तो वहां पे अलग अलग टेम्परेचर्स या फिर जो प्रेसिपिटेशन से या स्टॉर्म से या सीजन से, या फिर अगर कोई साइक्लोन्स है, या फिर रेनी सीजन का परसेंटेज है या लेवल है, या फिर फ्लडिंग कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्चुअली रेनफॉल कितना चेंज हुआ है, या फिर ह्यूमिडिटी कितनी चेंज हुई है, या फिर यहाँ पे फॉग का जो एरिया वो कैसे चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो वेदर रिलेटेड है, तो ये पैरामीटर्स का वो स्टडी कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि ओवरऑल ग्लोब का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो अभी बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या है? तो जैसे अभी आपको ये पिक्चर में दिखाई देता है कि ये ओवरऑल अर्थ यानी कि ग्लोब है, और ये जनरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि जो सनलाइट है, तो सनलाइट थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट रेडिएशंस अर्थ पे आते हैं, तो ये रेडिएशन फिनोमिना है। तो सनलाइट यानी कि जो फोटॉन्स यानी कि एनर्जी पॉकेट्स जो रहते हैं, वो एनर्जी पॉकेट्स डायरेक्टली अर्थ पे आते हैं। अर्थ पे जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल के हिसाब से वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसमें से कुछ हीट जो है वो रेडिएट या रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ हीट जो है ये जो सराउंडिंग है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होंगे, ये गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि ये गैसेस कुछ हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करके रहेंगे। तो अभी हर एक जो गैस है उसकी कैपेसिटी अलग होगी, जिसको हम नॉर्मली टेक्निकली हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की हीट कैपेसिटी अलग रहेगी, मीथेन की अलग रहेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रहेगी, या फिर ऐसे बहुत सारे जो गैसेस हैं जिसको हम नॉर्मली ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, या फिर जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, तो ये गैसेस यहाँ पे ये जो हीट है यानी कि एनर्जी है वो एनर्जी होल्ड करके रखते हैं। तो हर एक गैस का होल्डिंग कैपेसिटी अलग है और हर एक गैस का हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे हीट बढ़ती जाएगी, और उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर जो है ओवरऑल बढ़ते जाएगा। तो ये एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है। जब तक ये प्रोसेस नेचुरल थी, और जब तक ये जो गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे नेचुरल प्रोसेस की वजह से उस प्रोपोर्शन में या उस परसेंटेज में, तब तक यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो नॉर्मली एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो आपको सस्टेन रखने के लिए या फिर ओवरऑल लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए सफिशिएंट था। लेकिन जैसे ही इसमें परसेंटेज बढ़ता गया,
उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होने लगी। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एक मेन गैस है, जिसको अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो परसेंटेज वाइज कार्बन डाइऑक्साइड के 50% यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। तो ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस में से 50% पार्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। इसीलिए हमेशा ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस की जब बात होती है तो सबसे पहले जो मेन एलिमेंट की बात होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसका परसेंटेज हायर साइड में। और फिर रिमेनिंग जो गैसेस है वो मीथेन हो सकता है, ओजोन हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है, वो रिमेनिंग गैसेस यहाँ पे होते हैं। तो नॉर्मली जब ये नेचुरल प्रोसेस थी, यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता था नेचुरली, क्योंकि बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में भी जो बैक्टीरियल का डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये नेसेसरी भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एटमॉस्फेयर में यानी कि ये जो सरफेस का जो लेयर है, यहाँ पे एयर का जो लेयर है, तो सरफेस के नियर बाय जो भी गैसेस होते हैं तो वो गैसेस कुछ प्रोपोर्शन में आपको रिक्वायर्ड है, और जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो सकता है। तो नेचुरल प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के जो गैसेस है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे हीट ब्लॉक हो सकती है और हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने ओवरऑल ग्लोब पे अर्थ पे देखा है कि डेवलपमेंट की है, तो ये डेवलपमेंट के अंदर जो एडवर्स फैक्टर है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो है उसमें हम जैसे पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, या फिर जो सीएनजी एलपीजी जैसे गैसेस भी यूज करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये फोसाइल फ्यूल के एग्जांपल्स। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन ओरिएंटेड जो फ्यूल्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी कि अगर आप आईसी इंजन की बात करेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन, तो आईसी इंजन में ये आपको फोसाइल फ्यूल इंसर्ट करना होता है, वहां पे एयर का प्रोपोर्शन इंसर्ट करना होता है, और उसके बाद में जब कंबशन होता है उसके बाद में ही ये केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद में ही जो गाड़ियां हैं वो चलती है। तो इस प्रोसेस के लिए अगर ये फोसाइल फ्यूल नेसेसरी है तो उसकी वजह से जो आफ्टर कंबशन जिसको हम कहते हैं फ्लू गैसेस, उसमें अगर हम प्रोपोर्शन देखेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है। अगर यहाँ पे आप सिंपल सा हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन देखेंगे तो इसमें हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है इंटरनल कंबशन इंजन में, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस होती है, और ये कंप्लीट कंबशन प्रोसेस होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर हाफ ऑक्सीजन ही यहाँ पे इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस एलिमेंट्स है जो ग्रीन हाउस गैसेस में होते हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती है। उसके अलावा अगर आपके फोसाइल फ्यूल्स में सल्फर होंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ऐसे सल्फर के अलग अलग जो डेरिवेटिव्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली सॉक्स कहते हैं। उसके अलावा एयर में जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जिसको हम नॉर्मली नॉक्स कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स और नॉक्स ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स थ्रू फॉर्म होते हैं। या फिर अगर इंडस्ट्रीज में भी अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी जो यूज होती है वो होती है स्टीम, और स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे बॉयलर और फर्नेसेस आपको यूज करना पड़ता है। तो बॉयलर में जो वाटर टू स्टीम कन्वर्जन है उसके लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसके लिए हम नॉर्मली कोल यूज करते हैं जो बर्निंग फ्यूल होता है। तो यहाँ पे फर्नेस में आपको कोल बर्न करना होता है, और कोल बर्निंग के बाद यहाँ पे कंबशन प्रोसेस होगी, और उसके बाद में भी यहाँ पे
अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। चाहे अभी आज के डेट में ये कोल की जगह कहीं जगह आप ऑयल यूज कर रहे हैं और कहीं जगह आप गैसेस सब्सटेंसेस भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आप यहाँ पे फोसाइल फ्यूल्स ही यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो होते जा रहा है और नियर बाय एटमॉस्फेयर की लेयर जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे और उसकी वजह से फिर यहाँ पे ये जो एयर का परसेंटेज अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पहले नेचुरली जो था ये इतना ही था और अभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे ये बढ़ चुका है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज या वॉल्यूम बढ़ चुका है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीटिंग होल्डिंग कैपेसिटी थी वो भी बढ़ चुकी है और यहाँ पे हीट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते जाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा और यहाँ पे फिर ये टेम्परेचर है वो बढ़ता गया। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो गैसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जिसको हम कहते हैं, जिनकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता है और ये जो इफेक्ट होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ही कनेक्टेड कंसेप्ट है। तो ये अगर आप सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आपके अगर व्हीकल सनलाइट में डायरेक्टली यहाँ पे है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर आप देखेंगे तो जैसे आप व्हीकल का डोर ओपन करेंगे तो आपको टेम्परेचर हायर साइड में सेंस होगा। तो ये इसका रीजन क्या है? तो अगर आप व्हीकल या कोई भी कार का अगर आप ग्लासेस देखेंगे तो ग्लासेस पे एक कोटिंग होती है और ये ग्लासेस यानी कि जो विंडशील्ड्स होती है यहाँ पे ये कोटिंग की वजह से यहाँ पे एनर्जी तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी जैसे ही यहाँ पे जो कार में एयर होती है वो एयर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद में वहां पे हीट होल्ड हो जाती है। तो ये हीट होल्डिंग कैपेसिटी आपका जितना व्हीकल होगा उस हिसाब से एयर का वॉल्यूम होगा और एयर वॉल्यूम के हिसाब से ही उसका हीटिंग होल्डिंग कैपेसिटी होगा, उस हिसाब से वो कार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि ये सनलाइट जो है ये सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे आपके जो विंडशील्ड से ग्लासेस जो है वो ग्लासेस पे गिरता है और जैसे ये इंसिडेंट होता है वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। अभी नॉर्मली जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात हो जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कंसेप्ट्स में थोड़ा डिफरेंस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आपने देखा है तो ग्लोबल वार्मिंग जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जो ग्लोब है यानी कि जो अर्थ है उसका सरफेस टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर या फिर जो एयर टेम्परेचर जो नियर बाय सरफेस होता है वो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, यही मेन कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। और ये जो टेम्परेचर बढ़ने का मेन रीजन है वो है ग्रीन हाउस गैसेस और ये ग्रीन हाउस गैसेस के मेन कॉजेस हम देखेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का मेन जो पार्टिसिपेशन है उसकी वजह से ये वार्मिंग होते रहे। अभी जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज ये थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। तो क्लाइमेट चेंज में ये ग्लोबल वार्मिंग का एक पार्ट है। जैसे कि क्लाइमेट जैसे हमने बात की थी कि रेनी सीजन चेंज होते जा रहा है या फिर शिफ्ट होते जा रहा है या फिर रेनी सीजन में रेन का जो परसेंटेज है वो कहीं जगह बहुत हायर साइड में है जहाँ पे फ्लड होता है और कहीं जगह बहुत लोअर साइड में है तो यहाँ पे सूखा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है कि आपके यहाँ पे नियर बाय सराउंडिंग्स में या एनवायरनमेंट में जो पैरामीटर्स है वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेटिक पैरामीटर्स या जो कंडीशंस है वो भी चेंज होते जाए। तो कुछ जगह टेम्परेचर चेंज होते जाएगा, कुछ जगह प्रेसिपिटेशन चेंज होते जाएंगे, कहीं जगह फॉग एरिया डेवलप होते जा रहा है, कहीं जगह फ्लडिंग का भी कुछ यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आ सकता है। तो ये अलग अलग जो क्लाइमेटिक चेंज के पैरामीटर से ये ओवरऑल सब क्लाइमेटिक चेंज ब्रॉडर कंसेप्ट में आते हैं और उसमें से एक पॉइंट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज में।